हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, और उसी का ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 31 ओवरऑल देखेंगे तो हमारा 31वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इस वीक का जो है 6वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है जैसा कि इसका पेपर 29 जून को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन को हम एक साथ जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। पहला क्वेश्चन लेंगे, हिंदी का दिया गया है कुछ इस तरीके से। संकल्प या संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत है। ठीक है, संकल्प के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया गया है कि संकल्प में विषय की पृष्ठभूमि और कारण, सरकारी आदेश और जिनको प्रतियां भेजनी होती हैं उनका उल्लेख नहीं किया जाता है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है कि विकल्प जो ए पार्ट है यही गलत है, और प्रश्न के अनुसार यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला बताना था। क्योंकि अधिसूचना की तरह ही संकल्प या संस्थाओं भी राजपत्र या गजट में जो है प्रकाशित किया जाता है, और संकल्प या संस्थाओं के भाग जो होते हैं, अनुभाग का उल्लेख जो है आवश्यक होता है। आयोग या जांच समिति के प्रतिवेदन की घोषणा के लिए ये सही है। नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए ये भी सही है। किसी समय पर निष्पक्ष समिति के लिए आयोग या जांच समिति की घोषणा के लिए जारी किया जाता है। तो इन तीनों के लिए वक्तव्य के लिए संकल्प पत्र जारी किया जाता है। बाकी आंसर इसमें आपका ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, टिप्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन बताना। टिप्पण संक्षिप्त हो, दूसरा है कि मूल पत्र पर ही लिखा गया हो, तीसरा है विचाराधीन, विषय के निस्तारण से संबंधित सभी बातों का संक्षिप्त उल्लेख हो, चौथा है टिप्पण लेखक लिपिक सहायक कार्यालय अधीक्षक के नाम के हस्ताक्षर के नीचे बाईं ओर हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। टिप्पण क्या है? टिप्पण की अगर हम बात करेंगे तो टिप्पण जो होता है सरकारी कार्यालय में कार्य संपादन का एक माध्यम होता है। कोई भी टिप्पण जो है मूल पत्र पर नहीं लिखा जाना चाहिए, उसके लिए कोई अन्य कागज़ या रफ शीट का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका जो टिप्पण मूल पत्र पर ही लिखा गया हो, ये बातें गलत हैं। टिप्पण के बारे में बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे बातें सही हैं। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कार्यालय में आने वाले पत्रों की सूचना जिस पुस्तिका में लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो कार्यालय में आने वाले पत्रों की सूचना जिस पुस्तिका में लिखी जाती है उसको हम कहते हैं आवक रजिस्टर। क्या कहते हैं? आवक रजिस्टर, जो कि ए पार्ट में दिया गया, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद पत्र रजिस्टर है, तो इसमें सभी पत्रों से संबंधित सूचनाएं जो है रजिस्टर की जाती हैं। आवक रजिस्टर हो ही गया, ठीक है, इसमें आने वाले पत्रों का रजिस्टर होता है, और जावक रजिस्टर में जाने वाले पत्रों का रजिस्टर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। अगला क्वेश्चन, दूसरों को उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत हैं, परंतु ऐसे लोग कम हैं जो स्वयं को उपदेश देते हैं और स्वयं को सुधारते हैं। अधिकांश व्यक्ति स्वयं बुराइयों से घिरे रहते हैं, लेकिन औरों को ठीक रहने की सलाह देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन छल कपट से परिपूर्ण होता है। तो इसमें इस जो ये गद्यांश टाइप का दिया गया है, जो अनुच्छेद दिया गया है, इस पर जो है ये संक्षेपण एक तरीके से है। तो इस पर हमें जो है इसका उपयुक्त जो हमें बताना है कि ये किस पर चीज़ें कही गई हैं, कौन सी बातें, मतलब ये जो सारी बातें किस चीज़ पर कही गई हैं। तो उपयुक्त जो अनुच्छेद है इसका संक्षेपण पर जो है पर उपदेश कुशल बहुतेरे से चीज़ें ली गई हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ठीक है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ठीक है, इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो आप चैनल पेज पर जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियोज वहाँ से देख सकते हैं एक साथ। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं होगा। नहीं पे जोर दिया गया है, यहाँ पे नहीं पर ध्यान दीजिएगा। जिन शब्दों से दो वाक्यों के बीच का संबंध पता चलता है वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जो व्यक्ति आपस में विचलित नहीं होगा वो अवश्य अपनी मंजिल पाता। अब यहाँ पे देखो जो और एक कामा लगा दिया गया, यहाँ पे सो जतलम मतलब साइलेंट रहता है। तो इस तरीके से यह संबंध दर्शा रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम इसमें तो लगा हुआ है। यह अच्छा विचार है, तो इसमें कोई प्रकार का संबंध नहीं दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर यही हो जाएगा बी पार्ट। जो कि गलत है वो गलत वाला ही बताना था, तो गलत वाला बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी जो है तीनों संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि यह घटना अद्भुत है।
अब उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत जो दिया गया, इसके स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया है ये बताना है। ठीक है, अद्भुत, अद्भुत की अगर हम बात करेंगे तो इसके समानार्थी का प्रयोग अगर देखा जाए तो यह घटना आश्चर्यजनक है, तो आश्चर्यजनक, अद्भुत ये सभी समानार्थी हैं। विलक्षण, अपूर्व ये भी समानार्थी, लेकिन भयानक जो होता है ये क्या है, समानार्थी नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम बताना है। भारत में कहीं अतिवृष्टि से क्या होता है, बाढ़ आती है, तो कहीं किससे सूखा पड़ता है, इसका विलोम यहाँ पे हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि, जो कि दिया गया बी पार्ट में, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में उत्कंठा का सही पर्यायवाची शब्द इसमें प्रयोग किया गया। उत्कंठा, उत्कंठा का सही पर्यायवाची शब्द इसमें से अगर देखा जाएगा तो लालसा होता है, चाव होता है, उत्सुकता होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नव्या में कोई लालसा शेष नहीं थे, तो लालसा शब्द यहाँ इसका प्रयोग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कमल का पर्यायवाची बताना है अगले प्रश्न में। कमल का पर्यायवाची, तो कमल का पर्यायवाची इसमें से अगर देखा जाए तो राजीव शब्द कमल का पर्यायवाची होता है। अन्य पर्यायवाची इसके पंकज होता है, जलज है, नलिन है, अम्बुज है, उत्पल, इंदिवर, कंज, पुंडरीक, ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची होते हैं। चलिए, मुझे आप पुराने पते पत्र दीजिएगा, इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द कौन सा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दीजिएगा जो दिया गया, इसके स्थान पर हमें पत्र जो होता है देना नहीं होता, पत्र जो होता है भेजा जाता है, तो यहाँ पे भेजिएगा होना चाहिए था। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द होता है ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, इसके लिए ऊर्ध्वगामी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, जो अपनी जगह से ना डिगे, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो अपनी जगह से ना डिगे उसके लिए एक शब्द होता है अडिग। क्या होता है, अडिग होता है, सी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द चुनना है। जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुस्तर। क्या होता है, दुस्तर होता है। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है। जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उसके लिए एक शब्द हो जाता है अकथ्य। क्या हो जाता है, अकथ्य, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। रेखांकित अंश के मुहावरा दिया गया है, इस मुहावरे का हमें जो है मुहावरा बताना है। ये रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा बताना, तुम किस काम के हो, किसी काम का होना, ये कौन से मुहावरे को सुटेबल बैठेगा। तो मतलब कि इसका मुहावरा यहाँ पे हो जाएगा किस मर्ज की दवा। ठीक है, किस मर्ज की दवा, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, शरीर का कोई भाग, इसके लिए एक वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। तो इसका वाक्यांश हो जाएगा अवयव। अवयव मतलब शरीर का कोई भाग। ठीक है, कृषांग का अर्थ होता है शिव। चलिए, निम्नलिखित में से किस खंड में अशुद्धि दिया गया है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, यहाँ पे गलती कहाँ की गई है। तो गलती की अगर हम बात करेंगे तो वाक्य में जो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा दिया गया, पाली शब्द जो है अशुद्ध दिया गया है। पाली शब्द इस तरीके नहीं लिखते हैं, इसको पाली लिखा जाता है, ना कि पाली। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन पाली, सी ऑप्शन पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, करण खाने बीच मिठाई लाया, यहाँ पे हमें बताना है कि वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचानना है। ठीक है, कहाँ पर त्रुटि की गई हो, भी कारक संबंधी। तो करण खाने के बीच मिठाई, मतलब यहाँ पे करण खाने बीच मिठाई लाया, तो यहाँ पे गलती कहाँ पर किया गया है। तो गलती ये सही रूप से होगा, करण खाने के लिए मिठाई लाया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। संप्रदान कारक का परसर यहाँ पे लगाया जाएगा, जो कि के लिए होगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा। भाववाच्य में रूपांतरण जब करेंगे तो ये हो जाएगा सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। ठीक है, इसका भाववाच्य क्या हो जाएगा, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। ठीक है, जिस वाक्य में क्रियाकर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव होता है
शोक क्या होता है? शोक होता है, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस, अगले प्रश्न बताना। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वो विस्मय होता है। ठीक है। क्रोध जो होता है ये रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और उत्साह जो होता है ये वीर रस का स्थायी भाव होता है, वीर रस। ठीक है। और भय जो दिया गया है ये भयानक रस का स्थायी भाव होता है। तो इस प्रकार ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? इनमें से मृदुला गर्ग की रचित उपन्यास इनमें से अगर देखा जाएगा तो बी पार्ट जो दिया गया रुकोगी नहीं राधिका, यह मृदुला गर्ग का रचित नहीं है। ये लिखा गया है प्रियमवदा का। प्रियमवदा के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। उषा प्रियमवदा इनका पूरा नाम है। उषा प्रियमवदा ने लिखा हुआ है। बाकी शेष उपन्यास उसके खिस्से की धूप ये मृदुला गर्ग का है। चित्त कोबरा मृदुला गर्ग, मैं ये भी मृदुला गर्ग का है। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? इस आत्मकथा के लेखक कौन है? मैं भंगी हूँ। ठीक है। यहाँ पे आत्मकथा है और इस आत्मकथा के लेखक बताना है कौन हो जाएंगे। तो इस आत्मकथा के लेखक का नाम है, ठीक है चलिए, भगवान दास। क्या नाम है? भगवान दास। भगवान दास ने इन्होंने लिखा है। ये दलित साहित्य के सबसे बड़े रचनाकार थे। इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश के शिमला में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तब उसको कहते हैं संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। जैसे कि छ, छ जो है संयुक्ताक्षर है, इसमें का प्लस शा मिला हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से छ के बाद ज्ञा अगर देखें तो ये भी संयुक्ताक्षर होगा, क्योंकि यहाँ पे जा प्लस या मिला हुआ है। ठीक है। इसके बाद त्रा आता है। त्रा की अगर हम बात करेंगे तो ये ता और रा से मिलकर बनता है। और एक है श्रा, ये संयुक्ताक्षर है। ठीक है। शा और रा से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। चलिए, कौन सा व्यंजन नासिका के द्वारा उच्चारित होता है? नाक के द्वारा उच्चारित व्यंजन बताना है। तो इसमें से हो जाएगा ड़ा। ठीक है। ड़ा जो होता है, अनुनासिक वर्णों की संख्या टोटल 5 है। 5 में कौन है? एक है ये अंगा। ठीक है। एक है इया, एक है ड़ा और एक है ना। ये अनुनासिक व्यंजन है। और माँ। ठीक है। माँ भी आता है इसमें। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग किया हुआ है? री की मात्रा का उपयोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो लास्ट में डी पार्ट में दिखाई दे रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि किसके द्वारा लिखा गया है? तो रंगभूमि लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है। तो रंगभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास है, जिसके रचयिता प्रेमचंद हैं। प्रेम अगर हम बात करेंगे हरिशंकर परसाई की, तो हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते और अपनी अपनी बीमारी, रानी नागफनी की कहानी, ये सभी जो है हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं। तो आंसर प्रेमचंद हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी ऑप्शन में नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है? इनमें से अगर देखा जाए तो कामायनी इन्होंने लिखा हुआ है। कामायनी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ध्रुव स्वामी लिखा, स्कंदगुप्त लिखा, कंकाल, तितली, लहर, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 और 30, आपको इस विकल्प गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश के बाद 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। गद्यांश कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है गद्यांश से ही, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? किष्किंधा का भाग जो था किसके शासन का हिस्सा था? तो ये जो था गद्यांश के अनुसार तो बी पार्ट हो जाएगा, ये बाली के शासन का हिस्सा रहा था। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? हम्पी को सपनों की नगरी की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ए, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने जो है कहा था इस गद्यांश के अनुसार। ठीक है। हम्पी को क्या कहा था? सपनों की नगरी। तो ये हो गए क्वेश्चन 30 हिंदी के। अब हम देखेंगे रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या पहला ज्ञात करना है। ठीक है। श्रृंखला में अगला क्रम वाली संख्या में बताना क्या हो जाएगा। 144 दिया गया, 140, 140 फिर 32 फिर 116 फिर 84, फिर इसके बाद अगली संख्या बताना है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर 144 से अगर हम आते हैं 140 पर, तो हमारा जो है -4 यहाँ पे घटित हो जाता है, मतलब -4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 140। 144 में फिर अगर हम -8 घटाते हैं तो हो जाता है 132। 132 में से -16 घटाते हैं तो 116 आ जाता है। 116 में से अगर हम 32 घटा देते हैं तो हमारा आ जाता है 84। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 इस तरीके से घट रहा। तो यानी कि हम 32 में 2 और गुणा कर देंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 घटा देंगे 84 में से तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी पार्ट में, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में मोशन को हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, MOTION मोशन है। मोशन को हम क्या लिख सकते हैं, NNUHPM। ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि नॉर्मल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं इसी कूट भाषा के अंतर्गत। तो M से अगर N जाते हैं तो +1 होता है, और O से अगर हम N आते हैं तो -1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम T से U आते हैं तो +1, फिर H से I से H आएंगे तो -1, इसी प्रकार इसमें फिर +1 और -1, इस प्रकार +1 -1 चल रहा है। तो हम इसी तरीके से नॉर्मल जो लिखा हुआ है नॉर्मल, इसका हम क्या करेंगे, इसी प्रकार ले लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम कर देंगे। +1 यहाँ कर देंगे, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर फिर +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे फिर +1 और यहाँ पे -1, इस प्रकार हो जाएगा। और हमारा आंसर जो प्राप्त होगा, नॉर्मल n में +1 करेंगे तो O हो जाएगा, O में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, R में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, M में +1 करेंगे, सॉरी -1 करेंगे तो L प्राप्त होगा, A में +1 तो B प्राप्त होगा। ठीक है, और L में -1 तो K प्राप्त होगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। चलिए, किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान 1 होगा। अब ये समीकरण दिया गया, इसमें से आप चिन्ह बदलिएगा और फिर इसके बाद बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही बैठता है। जहाँ पे आप इसको जो चिन्ह बदलेंगे और सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 33 का नंबर हम इसको आप पर छोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि इनमें से कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप 34 में पैटर्न जो दिया गया है, अगर हम सी विकल्प लेते हैं तो सी विकल्प इसको पूरा कर रही है। ठीक है, सी विकल्प क्या कर रही है, इसको पूरा कर रही है। इस प्रकार ऐसे बन जाता है यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पर इस प्रकार बन जाता है। ठीक है, और ये जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है ये हो जाता है। तो यही सी वाला इसमें बैठ रहा है ठीक से, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6 लड़कियाँ दिया गया है और एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर 35 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। दक्षिण की ओर मतलब कि इधर इस साइड ओर मुंह करके बैठी हुई हैं, इस साइड ओर 6 लड़कियां हैं, 2 3 4 और 5, 6 हो गई। अब ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी हैं। मुस्कान टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, मुस्कान कहाँ पर है, टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो टीना का दाईं ओर, तो यहाँ पे अगर हम टीना को कर देते हैं, टीना को कर देते हैं तो इसका दाएं ओर अगर इस साइड में बैठेंगे तो इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पर हो जाएगी। ठीक है, तो टीना को यहाँ पर ना बैठा कर टीना को हम बैठा लेंगे यहाँ पर, ये अब दूसरा स्थान इसका आ जाएगा यहाँ पर, मुस्कान यहाँ पर हो जाएगी। ये हो गई मुस्कान। सिरजाना टीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। टीना का बाईं दूसरा स्थान, तो बाईं अब इधर हो जाएगा, तो इधर आएंगे तो सिरजाना या सबसे लास्ट स्थान पर दूसरे स्थान पर हो जाएगी सिरजाना। इसके बाद है कि लक्ष्मी रानी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। रानी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो अगर रानी को बाईं ओर, तो रानी को अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, आगे पढ़ेंगे तो रानी मुस्कान के ठीक दाईं ओर है।
रानी कहाँ पर है, मुस्कान के ठीक दाएं, तो मुस्कान का ठीक दाएं यहाँ हो जाएगा तो इधर रानी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाईं और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगी, रानी के बाईं और दूसरे स्थान पर लक्ष्मी बैठ जाएगी, तो यहाँ पर लक्ष्मी का स्थान है। अब एक स्थान और बचा है और एक नाम बचा होगा जिसमें प्रिया बचा, तो यहाँ पे हो जाएगी प्रिया। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि प्रिया के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो प्रिया यहाँ पर बैठी हुई है। अब इसके ठीक दाईं ओर इसका दायां किधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, तो दायां इधर जब इधर होगा तो टीना आ जाएगी। तो ठीक दाईं ओर टीना बैठी है और बाईं ओर सिरजाना बैठी है, तो टीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाईं ओर पूछता तब ये आंसर होता। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है हमें अगला नंबर कौन आएगा, ठीक है, सीरीज का नंबर है। तो देखिए 85 से 105 हो रहा है, 105 से 126, 148, फिर 171, फिर 171 से 195। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ संख्याएं इसमें जुड़ रही हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, तो इसलिए जुड़ाव हो रहा है। जैसे कि 85 में अगर हम 20 जोड़ेंगे 105 हो जाएगा, और 105 में हम कितना जोड़ें, 21 जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा। 126 में हम कितना जोड़ें, तो 22 जोड़ेंगे तो हमारा 148 हो जाएगा। और इस प्रकार 148 में कितना जोड़ेंगे, तो 23 जोड़ेंगे तो 171 हो जाएगा। और 23 के बाद इसमें 24 अगर जोड़ेंगे तो 195 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 20, 21, 22, 23, 24 जुड़ रहा है, तो 195 में हम क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे, और ये जोड़ने के बाद हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, 220। और इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, उसके अनुसार निष्कर्ष दिया गया है। कथन के अनुसार हमें निष्कर्ष को बताना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया कि सभी पी एम है, तो सभी पी मान लीजिए पी हो गया। अब ये क्या है, एम है, तो एम हो गया। अब इसमें कह रहा है कि कोई भी पी आर नहीं है, तो मतलब पी से आर का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये आर हो गया। अब निष्कर्ष क्या है कि कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर क्या है, पी नहीं है। तो कुछ आर पी नहीं है, ये हो सकता है आर यहाँ पर भी हो सकता है, आर यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ आर पी नहीं होगा, ठीक है, कोई भी पी क्या है, आर नहीं है, तो कुछ आर तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये तो सही है, ठीक है। कुछ आर पी नहीं है। इसके बाद है कुछ एम आर नहीं है, कुछ एम आर नहीं है, तो एम जो है यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, एम यहाँ पर आर यहाँ पर, तो दोनों में क्या है, कुछ एम आर नहीं, मतलब कोई भी एम आर नहीं, तो यहाँ पे भी ये भी संभावना जो है क्या होगा, बन जाएगा। तो इस तरीके से दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। फैंस को हम GER W लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि HERO को क्या लिखा जाएगा। तो वो जो चीज़ें इसमें फाइनेंस में हैं इसी को हम अप्लाई करेंगे। F से J कैसे, E से E और S से W। तो यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे +4 की बढ़ोतरी हो रही है। F का वैल्यू होता है 6, J का होता है 10, तो इसलिए +4 जुड़ रहा है। A का 1 होता है, E का 5, तो यहाँ पर भी +4 हो रहा है। N की वैल्यू 14 होता है और R का 18, तो ये भी +4 हो रहा है, ठीक है। S 19 होता है और ये 23 है, तो यहाँ पर भी +4 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम भी +4 कर देंगे। +4 करेंगे तो हमारा H से +4, H की वैल्यू 8 होती है, +4 करेंगे 12 L हो जाता है। E में +4 जोड़ेंगे तो E के बाद +4 जोड़ेंगे तो I आ जाएगा, ठीक है। R में +4 जोड़ेंगे तो V हो जाएगा, और O में +4 जोड़ेंगे तो S हो जाएगा। तो LIVS इसका आंसर हो जाएगा, LIVS जो कि दिया गया है D ऑप्शन। तो D ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न बताना है कि जैसे 12 132 से समय वैसे 16 से क्या संबंध होकर अगली संख्या आएगी। तो अगर इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 12 से अगर हम 12 में 1 कम करके 11 का जब गुणा कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, 132 आ जाता है। तो इसी प्रकार हम 16 में भी 11 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 चौका 66, 11 कम 11 जो है 6 17, तो इस तरीके से 176 आ जाएगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40।
दिया गया है कि एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। मतलब कि यहाँ से अगर चला तो पूर्व की ओर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाएगा तो इधर चला आएगा, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से दायां अगर इसका देखेंगे तो पश्चिम की साइड चलेगा, ठीक है। तो अब किस दिशा में चल रहा है, तो ये पश्चिम की दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी पार्ट में, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, विकल्प चुनना है। इसमें बताना है कि अगला पद किस प्रकार संबंधित है, जैसे पुराना संबंध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिया गया है, इस वाले में से इसमें जो संपर्क है वही इसमें संबंध है, यही आगे वाले में संबंध होगा। तो जैसे टी बी ए दिया गया है, ठीक है, टी बी ए दिया गया है, इसका संबंध एस जेड एक्स से है। तो यहाँ अगर देखिए तो टी से पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे -1 हुआ है। जेड से बी आया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो +2 हुआ है, ठीक है। टी से एस जाएंगे तो -1 करेंगे, और बी से अगर हम जेड जाते हैं, बी से जेड जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, -2 करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पर ए से अगर हम एक्स आते हैं तो -3 करते हैं। मतलब यहाँ पे -1 -2 -3 चल रहा है। तो हम जी ओ टी जो दिया गया है, जी ओ टी, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी -1 -2 -3 करेंगे। तो जी में -1 करेंगे तो एफ आ जाएगा, ओ में -2 करेंगे तो एम आ जाएगा, टी में -3 करेंगे तो टी है क्यों आ जाएगा, एफ एम क्यू इसका अगला अक्षर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है। दिया गया कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि तस्वीर में दिखने वाली पुरुष मेरी बहन की बेटी के नाना है। रमन के बेटे का तस्वीर में दिखने वाले पुरुष से क्या रिश्ता। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि तस्वीर, अगर मान लेते हैं तस्वीर वाला पुरुष तस्वीर है। अब तस्वीर की ओर इशारा करते हैं रमन ने क्या कहा कि तस्वीर में दिखने वाले जो पुरुष हैं वो मेरी बहन की, रमन की बहन की बेटी, बहन की बेटी के क्या है, नाना है, ठीक है। वो तस्वीर कौन सी है, नाना है, इसके नाना है, ठीक है। ये नाना हो गया तस्वीर, तो तस्वीर वाला पुरुष कौन है, नाना हो गया। अब रमन के बेटे का, रमन का बेटा रमन का बेटा का तस्वीर में दिखने वाले पुरुष से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो देखिए जब रमन की बहन की बेटी का नाना हो गया तो यानी कि रमन का सीधा क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। रमन का सीधा क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। और जब रमन का पिता हो जाएगा तो नाना जो है, अब रमन के पिता का बेटे से क्या संबंध है, तो तस्वीर दिखने वाले पुरुष जो है उसका क्या हो जाएगा, बेटा पोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो पोता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष से क्या रिश्ता है, तस्वीर में दिखने वाले पुरुष से क्या रिश्ता है, तो रमन का बेटा तस्वीर में दिखने वाले पुरुष का क्या है, पोता है। पुरुष का क्या है, पोता है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हमें श्रृंखला बताना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इस प्रकार अगर आपको अक्षर दिए होते हैं इंग्लिश के, तो उसमें पहला पहला अक्षर मिलाते हैं सभी का। अब एम से एल मिलाएंगे, एल से के मिलाएंगे, के से जो मिलेगा वही आगे आएगा, और फिर आई मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एम से एल जाएंगे तो 1 -1 हो रहा है, एल से के जाएंगे तो यहाँ पर भी -1 हो रहा है, और के से अगर हम -1 करते हैं तो के से -1 करेंगे तो जे प्राप्त होगा, और जे में -1 करेंगे तो आई प्राप्त होगा। तो बिल्कुल सही है। तो पहला अक्षर जे हो जाएगा। दूसरे अक्षर को मिलाते हैं तो सी से वाई मिलाएंगे, वाई से फिर यू मिलाएंगे, यू से जो मिलेगा वही यहाँ पर, फिर इसके बाद एम मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर सी से वाई जाते हैं तो -4 करते हैं, वाई से यू आते हैं तो यहाँ पर भी -4 करेंगे, और यू से जब -4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्यू, और जे क्यू, और क्यू से अगर हम -4 करेंगे तो एम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जे क्यू हमारा हो जाएगा 2 अक्षर। तीसरा अक्षर है एच, एच से जी मिलाएंगे, जी से एफ मिलाएंगे, और एफ से वही मिलेगा वही अक्षर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम डी मिला देंगे, ठीक है। तो एच से जी कैसे जाएंगे, तो एच से जी करेंगे -1, जी से एफ करेंगे -1, और फिर -1 करेंगे एफ में तो हमारा हो जाएगा ई, और ई में -1 करेंगे तो डी हो जाएगा। तो जे क्यू ई हमारा हो जाएगा जे क्यू ई, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बताना है कि इसमें
कौन सा आकृति उत्तर आकृति में निहित है? ये वाली आकृति उत्तर आकृति में किस पार्ट में दी गई है? तो देखिए अगर बी पार्ट हम देखें तो बी पार्ट में देखिए यहाँ पर उत्तर आकृति बनी हुई है, तो ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पासा लिया गया, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी जाती हैं। 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं, मतलब अगल बगल हैं। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में, मतलब 6 का विपरीत 3 है, और संख्या 2 संख्या 4 के विपरीत नहीं है, यानी कि 2 और 4 एक दूसरे के किनारे हो जाएंगे। तो इनमें से 2 के विपरीत क्या हो सकती है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, फलक बनाते हैं, तो पहला तो बन जाता है 6 4 1, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा 6 6 5 2, तो यहाँ पे 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो 2 का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि हमारा ए पार्ट में दिया गया है। तो ये हो गया रीजनिंग के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जीएस के पोर्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, तुर्की की संसद ने हाल ही में स्वीडन के नाटो की सदस्यता से संबंधित प्रस्ताव की पुष्टि की। इस संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए वर्ष 2022 में प्रस्ताव रखा था। तुर्की स्वीडन पर कुर्द अलगाववादियों को आश्रय देने का आरोप लगाता आ रहा है। वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश हैं। इन तीनों में से बताना है कि हमें कौन सा उत्तर सही, इन तीनों में से कथन सही है। और यहाँ पे यही बताना, देखिए ऑप्शन में दिया गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से तीनों कथन सही हैं, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित संरचना इसमें से देखा जाएगा तो स्तूप हो जाएगा। ठीक है, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित विशिष्ट स्मारक होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, सरकार ने किसमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया शुरू की है? ठीक है, किसको ये स्टैंड अप इंडिया शुरुआत किया गया, किसके लिए? तो ये शुरुआत किया गया महिलाओं अनुसूचित जाति समुदाय में जो है उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2016 में इस योजना को शुरुआत किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? जिसको हम कहते हैं नाबार्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नाबार्ड। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चपचार कुट महोत्सव जो है भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ठीक है, चपचार कुट महोत्सव। चपचार कुट महोत्सव ये मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? कौन सा क्षेत्र है? देखिए, जो भूमध्य रेखा होता है पृथ्वी को 2 भागों में, बराबर भागों में काट देती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच से जो भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। आंसर यहाँ पे सी पार्ट राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरण कृषि को किस में झूम के नाम से भी जाना जाता है? किस राज्य में जाना जाता है? तो स्थानांतरण कृषि जो होती है ये अगर हम बात करेंगे तो एक प्रकार की निर्वाह कृषि होती है, जिसमें वहाँ के निवासी क्या होते हैं, अस्थायी रूप से जो है घूम के एक भूखंड पर खेती करते हैं, और इसके बाद जब वो मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है तो वो एक दूसरे भूखंड पर चले जाता है। और यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, जहाँ पर असम हो गया। ठीक है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है। तो इन सभी राज्यों में ये कृषि की जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आंसर यहाँ पे ई पार्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा हाल ही में पेश किया गया आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7% से करीब रह सकती है। दूसरा, अगले 3 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर के स्तर को पार कर लेगी। और तीसरा दिया गया है कि वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 7 लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पार कर सकती है। हम इन तीनों कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो सही कथन की अगर बात करेंगे तो तीनों सही है,
आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो कथकली की अगर हम बात करेंगे तो ये है, कथकली जो होता है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य, और इसका केरल राज्य जिसमें नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश का जो है कथक शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश से क्या है, कथक शास्त्रीय नृत्य, तो ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करते हैं? इनमें से मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिया गया है, ये पार्ट इसका राइट है। ठीक है। संथाल समुदाय जो है भारत का एक निर्जातीय समूह है, किस क्षेत्र का है? तो संथाल समुदाय जो है पूर्वी भारत में पाए जाने वाले निर्जातीय समूह है, तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है, निर्जातीय समूह। ठीक है। ये मुंडा जातीय समूह की जो है प्रमुख जनजाति है संथाल। श्रीमद शंकर देव को आमतौर पर नए संगीत नाटकीय भाषाई शैली का पथ प्रदर्शक माना जाता है, वो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है सत्रिया नृत्य, क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जानी मानी शख्सियत तो आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित थी? इसमें से तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक आधुनिक इतिहास के चरणपंथी चरण से संबंधित, चरमपंथी चरण से संबंधित थे। इन्होंने अंग्रेजी में मराठा व मराठी में केसरी नाम से दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इन्हें भारतीय अशांति के पिता के नाम से भी संबोधित करते थे। इन्हें लोकमान्य की आदरणीय जो है पदवी भी प्राप्त हुई थी। दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? दांत जो है खराब होने में कम करने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिलाते हैं। फ्लोराइड दांतों को सड़न से बचाने में मदद करता है, तो फ्लोराइड हो जाएगा, फ्लोइड नहीं होगा, फ्लोराइड इसका है नाम है। ठीक है, फ्लोराइड, फ्लोराइड हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं? तो एसआई मात्रक इसका होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है, जो कि डी पार्ट में दिया गया, इसे डी से डिनोट किया जाता है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है किरण देसाई के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन जो किया गया है, इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ पर किया गया है? यह हुआ है कोलकाता में। कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में किया गया था 6 मार्च 2024 को, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और इसका निर्माण जो हुआ है हुगली नदी पर हुआ है। कौन सी नदी? हुगली नदी पर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में इनमें से किस स्थान पर किया गया है? तो यह किया गया है पटना में। कहाँ पर किया गया? पटना में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रवास में वह कारक जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अब क्वेश्चन आपके होंगे कंप्यूटर से। ठीक है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकता है, डेटा प्रोसेस करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए जो है स्टोर रखता है, वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं कंप्यूटर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है? मूल कार्य की अगर बात करेंगे, इनपुट देना, स्टोरेज रखना, प्रोसेसिंग करना, ये सभी कार्य मूल कार्य होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? गणना का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकता? तो प्रिंटर जो होता है ये गणना का कार्य नहीं कर सकता। आंसर सी ऑप्शन है। बाकी कैलकुलेटर करता है, मोबाइल फ़ोन भी और कंप्यूटर भी कर सकता है। कंप्यूटर में यूजर को और क्या कह सकते हैं? तो कंप्यूटर में यूजर को कहते हैं ह्यूमन बेयर। क्या कहते हैं? ह्यूमन बेयर कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्राम के निर्देश को, इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में दर्शाया गया है और वह किसमें संग्रहित मतलब स्टोर किया गया, जिसमें सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट, मेमोरी में। ठीक है, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है इनमें से? तो वो हो जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है।
कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, क्या चेंज होता है, चेंज करता है, तो इंफॉर्मेशन को में चेंज करता है, डेटा को क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, प्रवर्तित करता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है, कंप्यूटर का जनक हम मानते हैं, इसमें से आंसर हो जाएगा सी पार्ट, चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं, इनमें से कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग इसमें से माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर नहीं। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, ये हार्डवेयर नहीं होता, ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। बाकी मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, ये सभी जो है हार्डवेयर है। चलिए, माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का क्या अर्थ, पीआईसी का फुल फॉर्म बताना है। पीआईसी मतलब होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है, दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम में सक्षम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ए व बी दोनों जो है कथन सही है इसके बारे में। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इजी है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय व तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है एएलयू के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं इनमें से, तो असेंबलर जो है हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर क्या है, असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, तो असेंबलर एक प्रोग्राम है। क्वेश्चन यूपी स्पेशल से होंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का विद्रोह जो है, ये किसके नेतृत्व में किसने किया था। ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बताना है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है राजा चेत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। राजा चेत सिंह ये बनारस के राजा थे, तो इनके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इसके बाद 1778 में इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स ने इनके ऊपर कर के अतिरिक्त 5 लाख रुपए की मांग की, जिसे चेत सिंह ने स्वीकार कर लिया था। और 1779 में इन्होंने पुनः हेस्टिंग ने 5 लाख रुपए की मांग की, और 1780 में हेस्टिंग ने चेत सिंह को 2000 घुड़सवारों की मांग की, जिसे देने में उन्होंने असमर्थता जताई तथा 500 घुड़सवार और 500 पैदल सैनिक कंपनी को भेज दिया। तो इससे वारेन हेस्टिंग्स नाराज होकर चेत सिंह को बंदी बना लिया। तो फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अनेक अंग्रेज सैनिकों की हत्या भी कर दी। तो ये हुआ था बनारस विद्रोह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दिया गया है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में से 6वीं सदी के मध्य हुआ। दूसरा, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। अब दोनों में से बताना है कि कथन सही है या गलत है। तो सही कथन की बात करेंगे तो दोनों सही है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यह मंदिर जो है ईंट के द्वारा निर्मित है और इसे सबसे प्राचीन हिंदू पवित्र मंदिर माना जाता है, जिसमें ऊंची छत और शिखर है, और यह है इसे उत्तर भारत में बृहत नागर शैली में जो है ये मंदिर बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो इसकी स्थापना प्रयागराज में की गई है। सी पार्ट हो जाएगा प्रयागराज। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। पहला कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी रक्षा संस्थान है, शिक्षा संस्थान है। तीसरा है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। चौथा है प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। कौन इसमें से स्पष्टीकरण देता है जिसे उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहते हैं। तो यहाँ पे कथन के माध्यम से अगर देखेंगे तो केवल 1, 2 और 4 यही 3 जो है कथन इसको स्पष्टीकरण करते हैं, लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये बात गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, चीनी मिल की संख्या से ज़्यादा महाराष्ट्र में। चलिए निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो उनका नाम था श्रीमती सुचेता कृपलानी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 1963 में ये मुख्यमंत्री बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, स्थान दिया गया, उत्पाद दिया गया। लखीमपुर में नक्काशीदार कास्ट शिल्प होता है कि कार होता है। खुर्जा में मृतिका शिल्प बनाया। मेरठ में खेलकूद के सामान बनते हैं। जलेसर में ढलवी घंटियां बनती हैं। कौन सा एक गलत है,
गलत वाला ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट, क्योंकि नक्काशीदार कास्ट शिल्प जो होता है ये होता है सहारनपुर में, ठीक है। इसके लिए सहारनपुर फेमस है, सहारनपुर फेमस है, जो कि ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या है, जो कि इनमें नहीं दिया गया, तो ये पाठ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले में ये रामपुरा गांव स्थित है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो नॉलेज पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कहाँ पर स्थित है? तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम इसकी स्थापना किया गया है कानपुर में, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे इनमें से? तो गोविंद वल्लभ पंत ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है। टी.एन. सिंह भी थे, राम नरेश यादव भी थे। नित्यानंद स्वामी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। नित्यानंद स्वामी जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था सन 2000 में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का किला जो है ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांदा जिला। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेड़ कुंड स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेड़ कुंड जो है ये पड़ता है फर्रुखाबाद में स्थित। कहाँ पर है? फर्रुखाबाद। बीड़ा के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है, बीड़ा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, सूर सरोवर रामसर स्थल संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? ठीक है, पहला दिया गया कि यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, यह मानव निर्मित जलाशय है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर सरोवर रामसर स्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, आंसर हो जाएगा बी पार्ट, केवल 2 सही है। इसको अन्य नाम इसका क्या है? कीठम झील, कीठम झील के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, और यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों का सही अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में यह हो जाएगा सीतापुर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्रयागराज, फिर हरदोई, आजमगढ़, फिर इसके बाद लखीमपुर खीरी में निवासियाँ करती हैं। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। लट्ठमार होलिकोत्सव कहाँ पर खेला जाता है? लट्ठमार होलिकोत्सव जो है ये मथुरा में खेला जाता है। सौरों का मेला कहाँ लगता है? तो ये कासगंज लगता है। रथ यात्रा मेला ये कहाँ पर होता है? वाराणसी में। और जल विहार का मेला लगता है बुंदेलखंड में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना है, पार्क और जोन और जिले दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्रैल पार्क दिया गया है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है अप्रैल पार्क, ठीक है। अप्रैल पार्क कानपुर में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में पड़ता है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये कहाँ पड़ता है? सहारनपुर में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये उन्नाव में स्थित है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में भी मिलान करना है, ऐतिहासिक इमारत और स्थान है। 84 गुंबद कहाँ पर स्थित है? 84 गुंबद जो है जालौन में है। जामा मस्जिद कहाँ है? जामा मस्जिद पड़ता है मुरादाबाद। बौद्ध का स्तूप कहाँ है? तो ये कुशीनगर हो जाएगा। कामतगिरी पर्वत जो पड़ता है ये चित्रकूट में पड़ता है। तो इस प्रकार ये मिलान हो जाएगा। यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोग ने देखा। जिसकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया, और यहाँ तक अब आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा, ठीक है। आज का वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो कि होगा 32 नंबर प्रैक्टिस सेट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।